हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने विज्ञान के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने बोर्ड परीक्षा जो आपके 2024 में होने वाले उसके लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। इसी के पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम में बोर्ड का पेपर आएगा, हूबहू सेम पैटर्न रहने वाला है। पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज है। पिछले साल जो आपके एमसीक्यूज आया करते थे मैथ्स, एसएसटी और साइंस में, वो 12 हुआ करते थे, लेकिन इस बार आपके 15 एमसीक्यूज है, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत आगे भी चेंज है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या चेंज है और कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे इसका, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके साइंस के जितने भी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो अपलोड किए जा चुके हैं। हर चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और आपके बाकी विषय जो भी है, आपके गणित, सामाजिक, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के जो सोल्यूशन है मॉडल पेपर के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से अपना पेपर रहने वाला है। 3.25 घंटे का समय रहेगा, 80 नंबर होंगे पूर्णांक, जिसमें से 20 आपके विद्यालय से भेजे जाएंगे, ठीक है। ये सामान्य निर्देश हैं जो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सेक्शन ए। खंड जो ए होता है उसमें आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रभाव को रोकता है। कहने का मतलब जब हृदय खून को आगे भेजता तो वापस नहीं आए, उसको रोकने के लिए क्या लगे होते हैं, उसे कहते हैं वॉल्व, ठीक है ना। प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग ब्लड फ्लो वॉल्व, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? वेयर डज द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इनटू केमिकल सिग्नल्स टेक प्लेस इन अ न्यूरॉन? कहाँ पे होता है? तो ये होता है अपने कहाँ पे? तंत्रिकाक्ष, ठीक है ना, ऑन द एक्सॉन, ठीक है ना। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कार्य क्या है? विच इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन? कौन सा काम है मानव मस्तिष्क का? तो सोचना है, बिल्कुल, संतुलन बनाना है, हृदय स्पंदन है, ठीक है ना। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। फिर आर आर दोनों कैपिटल, वाई वाई भी कैपिटल, जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा? ठीक है, यानी हमने हमसे पूछा लक्षण प्रारूप पूछा है, ठीक है। तो उसका नाम क्या होगा? तो देखिए आर आर का मतलब होता है अपने गोल, और वाई वाई का मतलब येलो, जब दोनों बड़े हो तो, ठीक है। अगर छोटा होता ना तो आर, अगर आर आर ऐसे होता तो इसको बोलते हैं झुर्रीदार, और अपने वाई वाई ये होता तो उसको बोलते हैं हम हरा, ठीक है ना। झुर्रीदार और हरा होता है ये, ठीक है। लेकिन ये कैसा है? ये अपना होगा गोल और पीला। ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपतन कोण का मान होता है। तो आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के समान होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना छठा प्रश्न। बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा कौन करता है? तो करता है कॉर्निया। और अगर अंदर कोई चोट लग जाए तो उसको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? सही कौन करता है? श्वेत पटल, ठीक है ना। अगला देखते हैं। यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बताइए। तो आप विभवांतर का फॉर्मूला याद रखिए, V बराबर क्या होता है? W अपॉन क्यू, ठीक है ना। W अपॉन क्यू का मतलब क्या हुआ? W यानी यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपने जो ऊर्जा दे रखी है, ठीक है ना, वर्क, ठीक है। और यहाँ पे क्यू मतलब आ जाएगा कूलाम। तो दोनों में ऊपर 1 है, नीचे भी 1 ही लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने? 1V, 1V, यानी 1 वोल्ट। तो अब ऑप्शन कौन सा हो गया अपना? अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए चालक तार की लंबाई पर करता है निर्भर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, उपरोक्त दोनों पर ही करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं तो कोई नहीं, ये वाला कट कर दो, ठीक है ना। थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, ठीक है ना। तो आपने बाकी तो तीनों बातें सही है, तो ये आप मान के इसको है ना कट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोहे के ऊपर जब भूरी परत चढ़ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण, यानी जंग लगना, ठीक है। फिर अपने सामने एक समीकरण दे रखा है, ठीक है, किस प्रकार का? 2CH3COOH, इसका नाम क्या होता है? इसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? एसिटिक अम्ल, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई
तो हमसे ये पूछा कि यहाँ पे जो ए बन रहा है ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसके लिए। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट रहेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। और इधर वाटर है, जल है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है। धातुओं का गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो वो हमेशा क्या, धनायन बनाएगी। इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और धनायन बनाएगी, ठीक है ना। ऋणायन नहीं बनाएगी, दोनों नहीं बना सकती, किसी एक का भी निर्माण कर सकती है। तो ये धनायन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। O3 किसका रासायनिक प्रतीक है, O3। तो ये O3 होता है अपने ओजोन का। किसका होता है, ओजोन का। ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांतों का दंतक्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू हो जाता है। तो ये 5.5 से जब कम होने लगता है ना, तब दंतक्षय स्टार्ट हो जाता है, 5.5 से कम। और अम्ल वर्षा का याद रखना, वो 5.6 से कम होने पे बारिश का जो पीएच है 5.6 से कम होने पे हम कहते हैं अम्ल वर्षा। और जब 5.5 से कम दांतों का पीएच हो जाता है तो उसे हम कहते हैं दंतक्षय, ठीक है ना। अगला देखते हैं, पुष्प नर में जनन भाग का नाम क्या होता है। तो जनन भाग का नाम क्या होता है, पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर, ठीक है ना। और स्त्री जो जनन अंग होता है ना, उसे क्या कहते हैं, स्त्री केसर, ठीक है ना। मादा में होता है स्त्री केसर, ठीक है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक हम किससे बनाते हैं, नर्म लोहे से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, नर्म लोहे से विद्युत चुंबक बनाया जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, 15 एमसीक्यूज थे आपके, ठीक है ना, 15। उसके बाद में आपसे पूछे जाएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले शब्द, ठीक है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लार्य के एमाइलेज, क्या कहते हैं, एमाइलेज। एमाइलेज बोलो या लेस बोलो, ठीक है ना, एमाइलेज, ठीक है। प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, पोटेशियम, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, के यानी पोटेशियम। सबसे क्रियाशील धातु है ये, ठीक है ना। अगला देखते हैं, मादा में अंडाशय की संख्या जोड़ी में कितनी होती है, 2 अंडाशय होते हैं, जोड़ी में होती है 1। जोड़ी में कितनी होती है, 1 जोड़ी, ठीक है ना। अगला देखिए, नल के जल का पीएच मान, नल का जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। देखिए, शुद्ध जल होता है वो 7 पीएच वाला होता है, लेकिन जरूरी नहीं अपने घरों में एकदम 7 पीएच वाला तो पानी होता नहीं, ठीक है ना। तो वो होता है अपने 6.5 से 7.5 के बीच में, ठीक है ना। समथिंग इसके बीच में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल का अपवर्तनांक होता है, तो पानी है उसका अपवर्तनांक कितना है, तो हम कहेंगे 1.33, ठीक है ना। कभी इसमें कांच का पूछ ले तो वो भी याद रखना, कांच का क्या होता है अपने, कांच का होता है अपने 1.5, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इसका 1.3, इसका 1.5। अगला देखते हैं, वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव कैसे परिपथ में लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर हमेशा समांतर में लगता है। किस में लगता है, समांतर परिपथ में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी, स्वपोषी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, दही में उपस्थित अम्ल का नाम क्या है। तो दही में क्या होता है, अम्ल कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। दही के अंदर होता है अपने लैक्टिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिक का सूत्र लिखिए। देखिए, 9th में पढ़ रखा आपने कि Mg और Cl दोनों मिल रहे हैं। तो हमने कहा ये जो मैग्नीशियम है ना, इसकी संयोजकता कितनी होती है, कि इसकी संयोजकता होती है अपने कितनी, 2। और क्लोरीन की कितनी होती है, 1, ठीक है ना। तो जब ये दोनों आपस में ऐसे मिलेंगे तो क्या बनेगा, MgCl2, MgCl2, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं, इसकी माइनस में होती है, इसकी +2 होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट है, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों, ठीक है ना। बड़ा ही आसान है, क्योंकि विद्युत का चालन कौन सा तत्व करता है,
वो तत्व विद्युत का चालन करते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं वही करते हैं, क्योंकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना, सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बंद बनाए हुए होते हैं, इसलिए हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक है ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है अपने, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, बड़ा ही आसान है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है, तो उसे हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका बोल दो या फिर बोल दो न्यूरॉन, क्या बोल दो, न्यूरॉन, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चन है। प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि से होता है, तो विखंडन विधि से होता है, ठीक है, खंडन बोलो या विखंडन बोलो, ठीक है। अगला है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ध्यान रखना कि F बराबर R/2, ठीक है। अब ये लिखो, चाहे इधर इसका गुणा करा के ऐसे भी लिख सकते हैं 2F बराबर R, ठीक है ना, ये संबंध होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए, तो मुख्य अक्ष क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जो होता है अपने मुख्य अक्ष देखना, ये गोलीय दर्पण है, इसमें ये ध्रुव है और ये इधर वक्रता केंद्र है, ठीक है, ये यहाँ से। तो पूछा क्या, मुख्य अक्ष, इन दोनों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये गोलीय दर्पण है अपना, ठीक है, इस गोलीय दर्पण में ये क्या है, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, ठीक है ना, ये वक्रता केंद्र जो हमने यहाँ काटा है सी कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ अपने फोकस होता है, ठीक है, यहाँ पे पी होता है पोल, ठीक है। अब इन दोनों की ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों नहीं काटती हैं, तो ध्यान रखिएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की एक खास बात है कि वो हमेशा चुंबकीय सुई है ना, हमेशा एक दिशा को दिखाते हैं, किसको, एक दिशा को, किसको दिखाएगी, चुंबकीय सुई हमेशा एक दिशा को अंकित करती है। मान लीजिए चुंबकीय सुई जो है ना ऐसे गई लाइन, अब दूसरी नहीं काटेगी तो ऐसे समांतर चलती रहेगी सारी, भले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए इसने लाइन ने इसको काट दिया तो दिशाएं क्या होगी, दो दिशाएं होगी, एक ये डायरेक्शन बता रही एक ये डायरेक्शन बता रही है, जो कि चुंबक में संभव नहीं है, इसलिए चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यही लिखना आपको आंसर। अगला है पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखिए, तो पर्यावरण में विघटन करने वाले सूक्ष्म जीवों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार होते हैं, जो कि अपघटित चीजों को, अपशिष्ट पदार्थों को भूमि में मिट्टी में मिलाकर उनको नष्ट करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से बचाते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके उनके बारे में आपको 2 लाइनें लिखनी है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, अब सेक्शन बी आ जाएगा, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, 4 से 15 तक, जिनकी शब्द सीमा है ना 50 शब्दों में, कहने का मतलब बड़े प्रश्न तो खत्म ही कर दिए गए, बड़े कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ रखा है, कई बार करा भी रखा है, ठीक है ना। यौगिक एक्स एल्यूमिनियम का उपयोग रेल पट्टी को जोड़ने में किया जाता है, मतलब कोई एक यौगिक इधर लिखना है जिसको एल्यूमिनियम के साथ करते हैं ना, उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, रेल पटरी में करते हैं, ठीक है। तो कौन है ऐसा, तो देखिए एल्यूमिनियम का आप लिख दीजिए Al, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब इसके साथ हम मिलाते हैं किसको है, इसके साथ हम मिलाते हैं अपने आयरन ऑक्साइड को, ठीक है ना, ठीक है, ये, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ ये यौगिक काम करता है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं हम, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की क्रिया जब एल्यूमिनियम के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पे यौगिक की पहचान हो गई, यौगिक का नाम क्या हो गया, ये Fe2O3, ठीक है। दूसरा पूछा इस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है अपने थर्मिट अभिक्रिया, कौन सी, थर्मिट, थर्मिट अभिक्रिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है, थर्मिट अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया को लिखिए, तो इस अभिक्रिया को लिख लीजिए, क्या होती है अभिक्रिया, हमने कहा अभिक्रिया में Al2O3, ठीक है ना, सॉरी Fe2O3, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या आयरन ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया जब हमने एल्यूमिनियम से करवाई तो क्या बना, ये एल्यूमिनियम इसको विस्थापित कर देता है, तो क्या बनेगा Al2O3 प्लस Fe, ठीक है ना, आयरन यहाँ अलग हो गया, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम थर्मिट अभिक्रिया, याद रखिएगा,
तो यहाँ x की जगह क्या आया आपने, ये आया, ठीक है, आयरन ऑक्साइड आया, ठीक है ना, दूसरा एल्यूमिनियम था, ठीक है। इस पूरी अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, थर्मेट अभिक्रिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और पूरा ये समीकरण बन गया इसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विकृत गंधिता को समझाइए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जब भोजन, जो अपना भोजन होता है या भोजन में वसा और तेल से मिली हुई जो चीज़ें होती हैं, जब वो ऑक्सीकृत होने लगते हैं, उनको जब हम छोड़ देते हैं हवा में, तो ऑक्सीजन उनके साथ मिलने से उनके स्वाद और उनका गंध है वो बदल जाती हैं। इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण के थ्रू आप बता सकते हैं कि नाइट्रोजन के जो चिप्स के जो पैकेट होते हैं, चिप्स, उन सभी में कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस कम अभिक्रियाशील होती है मुकाबले ऑक्सीजन के, ठीक है ना, ताकि वो ज़्यादा समय तक वो पैकेट चल पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 प्रकार्यात्मक समूह के नाम बताने हैं आपको, ठीक है ना। तो 4 प्रकारात्मक समूह क्या होते हैं, देखिए, चारों के नाम आपको याद ही रख लेने हैं, ठीक है ना। एल्कोहल, कौन सा है, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल के लिए प्रतीक चिन्ह क्या होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, कैसा पता लगेगा कि एल्कोहल जुड़ा है, तो इसमें होता है अपने OH, ठीक है ना, याद रखिएगा। और लास्ट में ऑल लगता है इसके, ठीक है। दूसरा प्रक्रियात्मक समूह हो जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड कैसे पता लगेगा एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन होगा तो आप कहोगे एल्डिहाइड जुड़ा है, ठीक है। एक हो गया समूह, दूसरा समूह हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा हम बोल देंगे कीटोन, ठीक है। कीटोन का कैसे पता लगेगा, कीटोन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में जब ऑक्सीजन होगा तब। और चौथा हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसका क्या होता है, जब यहाँ लिखता हूं मैं, कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में होना चाहिए ऑक्सीजन और एक साइड होना चाहिए OH, ठीक है ना। OH नहीं लिख पा रहा हूँ, सॉरी, कहाँ चला गया, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया हमसे कि मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो चारों प्रक्रियात्मक समूह के नाम और सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी हमारे लिए घातक हो सकती है, क्यों? क्योंकि उसका एक मेन कारण है, मेथेनॉल जो होता है ऑक्सीकृत होता है। ये ऑक्सीकृत होकर अपनी नलिकाओं में जाकर वहाँ पे जीव द्रव्य को स्कंदित कर देता है, और जिसके कारण तंत्रिका कोशिका प्रभावित होती हैं, सीधा तंत्रिका कोशिका पर प्रभाव डालता है ये, ठीक है ना। जिसके कारण कि इसकी थोड़ी सी मात्रा भी ले ली जाए ना तो नुकसानदेह है, प्राण घातक हो सकते हैं, प्राण हरे जा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपने, पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है। पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है, सिंपल सा तरीका, पौधा भोजन कैसे बनाता है, सीधा सा यही लिखिए, ठीक है ना। पौधा सामान्य तौर पे वृद्धि करता है, जिसके लिए अपने एक अभिक्रिया जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण वाली, वो अभिक्रिया आपको यहाँ लिख देनी है, ठीक है ना। बस खत्म, इतना ही, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो आपको मैं लिख देता हूँ एक बार इधर, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जब पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे को चाहिए होती है और किसके साथ, पानी उसको चाहिए, ठीक है ना। और फिर सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, और क्लोरोफिल भी है, कौन है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल से पौधा क्या करेगा, भोजन बनाएगा। तो यहाँ पे मैं आगे वाले अभिक्रिया इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, C6H12O6, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, क्या बनाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाया, प्लस और क्या बनाएगा, और हमारे लिए ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है, और पानी भी बनेगा, H2O बनेगा। तो ये प्रक्रिया होती है पूरी पौधे के अंदर। अब इसको पूरे को संतुलित करने के लिए बराबर कर दीजिए, तो इसके आगे 6 लगा दीजिए, इसके आगे 6, और यहाँ भी 6 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो गई। तो इस प्रकार से पादप होता है वो अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है ना। अब जाइलेम, फ्लोएम, इनके बारे में बताने की जरूरत यहाँ नहीं है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता किस प्रकार से भिन्न है, ठीक है, एक दूसरे से भिन्न है, कैसे। तो ध्यान रखना, सामान्य वृद्धि में क्या होता है
कि इसमें लंबाई बढ़ना, ठीक है, वजन बढ़ना, शरीर का आकार बढ़ना, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। लेकिन लैंगिक परिपक्वता के अंदर जो ऐसे यौनारंभ वाले लक्षण नज़र आते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना, बालों का पैटर्न अलग होना, और जो गुप्तांग होते हैं वहाँ पे बाल आना, और स्त्रियों में स्तनों का, जो लड़कियां होती हैं उनमें स्तनों का विकास होना, ये वाले लैंगिक परिपक्व होते हैं, लैंगिक परिपक्वता दिखाते हैं। और सामान्य वर्दी में सामान्य हाइट का बढ़ना, वजन, आकार, ये चीज़ें आती है, ठीक है ना। और जो अपने टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण जो परिवर्तन होते हैं ना, वो लैंगिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है ना। तो ये चित्र आप आसानी से बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र जो है आपको, डायग्राम जो है, नामांकित चित्र यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, जब प्रकाश की किरण तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती है, ठीक है, तो उसके मार्ग को दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाइए। हवा से पानी में, हवा से पानी में मतलब हो गया हवा से निकलेगी और पानी में जाएगी, ठीक है ना। हवा से पानी में, चलिए बनाते हैं। मान लीजिए ये अपना कोई पात्र है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये हो गया जल, ठीक है, इसको बोल दिया हमने जल। यहाँ पे एक बार लिखेंगे नहीं, दिखेगा नहीं, ठीक है ना। ये जल, और इधर कौन है अपने, हवा, ठीक है। हवा से जल में जा रहे हैं, तो यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया अपना प्लेन, यहाँ पे पानी, ठीक है, नॉर्मल अभी बनाएंगे। अब यहाँ से एक किरण आई, ठीक है ना, किरण आते ये अभिलंब बना दिया, यहाँ पे अभिलंब, अभिलंब बना दिया, ठीक है। जब ये हवा से, मतलब सरल माध्यम से, सरल माध्यम से विघन माध्यम, जिसको सघन माध्यम कहते हैं, उसके अंदर प्रवेश किया इसने, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई है, ठीक है। और जब वापस यहाँ एक और हमने अभिलंब खींच दिया, अब ये बाहर जाते टाइम वापस दूर हो जाएगी। कारण, जब भी प्रकाश किरण सरल माध्यम से, यानी जो कम डेंजर होता है, सरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं और उसकी गति भी धीरे हो जाती है। क्यों? क्योंकि जल के कण होते हैं पास पास में, तो इस लाइट को ट्रैवल करने में, चलने में होती है दिक्कत, ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो इसकी गति भी धीमी हो जाती है, अभिलंब की तरफ झुक भी जाती है। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती हैं और इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बनाना है इसके अंदर, ठीक है ना। अगला देखते हैं, उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंबों की स्थिति कैसी होती है। जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं ना, वो सारे के सारे आभासी, और क्योंकि दो ही प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल दर्पण पे, तो ठीक है ना, आभासी और कैसे बनेंगे, सीधे बनेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके बारे में एक दो बातें और भी लिख सकते हो, इसके उपयोग भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, इसके गुण क्या क्या है, तो देखिए क्या गुण होते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कि पहला, ये वक्राकार होती है, क्या, वक्राकार, ठीक है ना, सीधी नहीं होती। जैसे ये अपना चुंबक है ना, ये छड़ चुंबक है ना, तो ये ऐसे वक्राकार होती हैं, ऐसे, ठीक है। चुंबकीय कैसे होती है, ऐसे वक्राकार, ठीक है। दूसरी क्या होती है बात इनकी, कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती। पहला गुण वक्राकार, दूसरी एक दूसरे को, अब अपने तो यहाँ दिख रही है इसमें कटी हुई, लेकिन वो कभी काटते नहीं है एक दूसरे को। ये ऐसे गई, ठीक है ना, ये दूसरी ऐसे गई, काटेगे नहीं एक दूसरे को कभी भी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इधर से भी इसी टाइप से होगा, काटेगी कभी नहीं, ठीक है। और ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, तभी तो नहीं कटती, समांतर नहीं होती तो कट जाती हैं, ठीक है ना। और चौथा कहेंगे हम, कि इनकी चुंबक के पास तीव्रता अधिक होती है। कहने का मतलब, यहाँ पे ये सघन नजर आएगी, यहाँ पे ये दूर दूर नजर आएगी इधर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, चार बातें इसकी, ठीक है। फिर है, लघु पतन से आप क्या समझते हैं, मतलब लघु पतन क्या होता है। तो देखिए, अपने घर पे दो तार होते हैं, एक विद्युतमय होता है, क्या होता है, विद्युतमय, ठीक है, विद्युतमय होता है, एक होता है उदासीन। जब विद्युतमय और उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि परिपथ में प्रतिरोध जो होता है पूरा शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिरोध हो जाता है शून्य, जिसके कारण कि अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है। धारा ज़्यादा प्रवाहित होने से अपने लघु पतन हो जाता है, मतलब जो फ्यूज का तार होता है वो टूट जाता है, पिघल जाता है, लघु पतन हो जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं, दैनिक जीवन में चार गतिविधियां सुझाई जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो पर्यावरण के अनुकूल, प्लास्टिक की थैलियां नहीं फेंकेंगे, सही जगह पे डालेंगे। दूसरा, जैव अनिम्नीकरण और निम्नीकरण कचरे को अलग अलग डिब्बे में डालेंगे। तीसरा वो क्या बोल सकते हैं, पानी के जल का, जो बारिश का जल होता है उसका संचयन करेंगे, ठीक है।
फिर अनियमित तरीके से गाड़ियाँ या ऐसे गाड़ियाँ बिना फालतू की गाड़ियाँ लेके नहीं जाएंगे इधर उधर घूमने, और जहाँ कार्य होगा उतना ही पेट्रोल जलाएंगे, और रेलवे फाटक पे अगर इंतज़ार करना है तो गाड़ी वहाँ बंद कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे कई सारे, जहाँ तक ज़रूरी हो सके साइकिल का उपयोग करेंगे, जहाँ तक संभव हो सके, ठीक है ना। इस प्रकार के तरीके हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 16वां सवाल बोला गया हमसे, क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट में घोल दिया जाता है। चलो ये लो, जिंक किस में घोला, कॉपर सल्फेट में, CuSO4 में घोल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, आप जानते हैं कि जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, किससे, इस कॉपर से। तो इस कॉपर को ये हटा देगा और बनेगा क्या, तो मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ, ठीक है ना, देखना। तो बनेगा जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है ना। ये अभिक्रिया बनेगी अपने, याद रख लेना। अब संतुलित करने को भी बोला है इसको, ये संतुलित ही है, ठीक है ना। अगला देखिए दूसरा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है। अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक बना दो, ये लो Zn जिंक। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। जब इनकी अभिक्रिया करवाई तो क्या बनेगा, एक तो यहाँ से ZnSO4 बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन गैस निकलती है और पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है ना। तो ये बैलेंस समीकरण हो गया इसका, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब सखंड में ना अथवा में क्वेश्चन होगा आपके, ये अथवा में इसके ये दे रखा क्वेश्चन, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन कहते हैं। विस्थापन में क्या होता है, एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। बड़ा आसान है। अब दोनों के उदाहरण, अगर संयोजन अभिक्रिया का बोले तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और विस्थापन का पूछे तो हमने अभी बात की थी, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, ये आयरन इस कॉपर को हटा देगा, क्या बनेगा कि आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये उदाहरण हो गए इनके। अगला देखिए, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं और किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम और कार्य भी लिखिए। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो पादप हार्मोन क्या होते हैं, पादप हार्मोन वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पादपों की विभिन्न भागों के वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। उनमें सूचनाओं का संचार करने के लिए पादप हार्मोन आवश्यक होते हैं। किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम, तो आप कह सकते हो ऑक्सिन, ठीक है ना, ऑक्सिन बोल सकते हो। और क्या है, जिब्रेलिन है, ठीक है ना, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है ना। और एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये तीन चार याद रखिए ना। अब इनके उपयोग देख लीजिए, तो ऑक्सिन का याद रखिए, दो का पूछा ना तो आपको चारों याद होने चाहिए, ठीक है ना, ताकि कोई भी पूछे, ठीक है ना। ऑक्सिन क्या करता है, ये पौधे के अग्रभाग में वृद्धि करता है और लंबाई में वृद्धि करता है। किसकी लंबाई में वृद्धि होती है ना, वो किसके कारण होती है, अपने ऑक्सिन के कारण, ठीक है। और अपना दूसरा कौन सा, जिब्रेलिन होता है, ये क्या करता है, जिब्रेलिन का कार्य होता है जड़ और तने। जिब्रेलिन का कार्य क्या है, जड़ और तने की वृद्धि करता है। जिब्रेलिन जड़ और तना, और ऑक्सीजन पादप के अग्रभाग के लंबाई में सहायक है, लंबाई में वृद्धि में सहायक है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन फूल और पत्तियों का विकास करता है, ठीक है। फल पकाने में एथिलीन काम आता है, ये भी ध्यान रखना, एथिलीन, ठीक है, पूछा जा सकता है। एथिलीन क्या होता है, फलों को पकाने में, कृत्रिम रूप से जब हम अपने घर पे आम वगैरह ऐसा कुछ लाते हैं तो उसके अंदर एथिलीन की वो छोटी सी एक पुड़ी आती है, ठीक है ना। अब देखिए अगला, मानव के अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम और कार्य लिखिए। देखिए अग्र मस्तिष्क में एक होता है प्रमस्तिष्क, ठीक है ना, प्रमस्तिष्क, ठीक है। और एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब इनके कार्य क्या है, मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का काम ही ये होता है क्या, सोचना, विचारना, चेतना, ठीक है ना, याद रखना, प्लानिंग करना, ये सब अग्र मस्तिष्क के कार्य हैं। इसमें थैलेमस भी होता है जो पश्च मस्तिष्क के बीच में होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है, सूचनाएं प्राप्त करना और आगे भेजना, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं। मेंडल के जो द्विसंकर संकरण के नियम है और पृथक्करण के जो नियम है, ये थोड़ी इनकी डेफिनेशन बड़ी है तो भी बताया भी जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कि पृथक्करण का नियम में क्या होता है कि मेंडल ने ये बताया, जब दो विपरीत लक्षण वाले लेते हैं, क्या, दो विपरीत लक्षण,
दो विपरीत लक्षणों को जब शुद्ध नस्ल से हम जब क्रॉस करवाते हैं तो प्रथम पीढ़ी के बीच में हमें जो संकर पौधे मिलेंगे वो सभी है ना एक ही गुण को प्रभावित करेंगे, या एक ही गुण प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा उनमें। किसमें? F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी में उनमें वापस हम संकरण करवाएंगे तो हमको एक निश्चित अनुपात में जो जो पेरेंट्स में गुण थे वो वापस जो प्रभावी लक्षण हमें F1 पीढ़ी में नहीं दिखे थे वो F2 पीढ़ी में हमको दिखने लग जाएंगे। इसे ही हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और पृथक्करण का नियम भी इसी को कहते हैं। ठीक है ना। अगले देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्वच्छ आकाश में जो अपना आकाश होता है वो नीले रंग का ही क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडल के अंदर क्या होता है, अपने धूल के कण है, अनगिनत धूल के कण है। जब मान लीजिए इन धूल के कणों से जब लाइट टकराती है तो लाइट अपना पथ है ना चेंज कर लेती है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो इन कणों से टकराते टकराते यहाँ आती है तो अपने रास्ते बदलते रहती हैं। और क्योंकि इन कणों के अंदर नीले रंग का प्रकाश प्रकीर्णित होता है, कौन सा? नीला रंग प्रकीर्णित होता है, और नीले रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती हैं वो सबसे कम होती हैं, सबसे कम होती हैं। इसके कारण आकाश हमें नीला ही दिखाई देता है। तो क्या बोलोगे उत्तर? अगर 2 लाइन में लिखने को बोले तो आकाश हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो आसमान होता है उस वायुमंडल के अंदर धूल और जल के अनगिनत कण उपस्थित होते हैं, और नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है, क्योंकि ये नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं और नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होने के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है। हमें वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देते हैं? तो इंद्रधनुष छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं, पारदर्शी बूंदें, वो एक प्रिज्म के जैसे कार्य करती है। ठीक है। जब सूर्य इस प्रिज्म से होकर ऐसे निकलता है, सूर्य, ठीक है ना, प्रिज्म से होकर ऐसे लाइट निकलती हैं तो फिर वो सातों रंगों में स्कैटर हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। इसके कारण हमें इंद्रधनुष नजर आता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं। और इंद्रधनुष में खास बात क्या होती है कि लाल रंग सबसे ऊपर दिखाई देता है। लाल कहाँ होता है ये भी पूछा जा सकता है सवाल। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? तो लाल रंग सबसे ऊपर दिखाई देता है, और बैंगनी रंग होता है वो सबसे नीचे। कौन सा? बैंगनी। बैंगनी रंग सबसे नीचे नजर आता है, याद रखना। ठीक है। अगला देखते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है। ये 3-3 नंबर के सवाल चल रहे हैं। ठीक है ना। फिर जो लास्ट सेक्शन होगा डी, उसमें आपसे पूछे जाएंगे 4 नंबर के सवाल। ठीक है ना। टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव क्या होते हैं? कोलाइडी विलेन में उपस्थित कणों का प्रकीर्णन जो होता है ना, उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, इसी घटना को। ठीक है। और तारे टिमटिमाते हुए हमें क्यों नजर आते हैं? सिंपल सी चीज है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। क्योंकि आकाश में तारे बहुत दूर हैं और इतनी बीच में वायुमंडल की परतें पार करके लाइट हम तक पहुंचती है, जिसके कारण वो अपवर्तन होता रहता है बार बार लाइट का। इसके कारण तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला सेक्शन डी होगा अपने, जिसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा कि अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वो होते हैं जो जिसमें है ना H+ आयन उपस्थित होते हैं। एम अम्ल में क्या होते हैं? जो H+ आयन प्रदान करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या होता है जब कोई धातु अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है? देखिए, कोई धातु जो होता है ना अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होता है, तो हमने बहुत सी ऊपर अभिक्रियाओं की बात भी की है। कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, जैसे जिंक है, ठीक है, धातु है, इसके साथ H2SO4, ये क्या है? अम्ल है। इन दोनों ने अभिक्रिया की तो क्या बना? हमने कहा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है ना। और इसमें जब कोई भी अम्ल धातु से क्रिया करता है तो गैस हमेशा हाइड्रोजन ही निकलती है। ठीक है, हो गया। अगला है अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो नाम से याद रखो, अधात्विक अम्लीय। ठीक है ना, अम्लीय। और धात्विक होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय। ठीक है ना। फिर पूछा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए ये बताइए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और इसके 3 उपयोग भी बताइए। ठीक है ना। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ? वस्त्र, कागज उद्योग, ठीक है ना, बहुत सारे उपयोग है इसके। ठीक है ना, लिख सकते हैं आप आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से आपको अमीबा में पोषण विधि जो होती है उसको, उसमें कूटपाद बनते हैं, आप जानते हैं। कूटपाद से क्या करता है? अमीबा इस टाइप का अमीबा होता है। ठीक है। यहाँ पे
अब ये मान लीजिए इसको यहाँ भोजन दिख रहा है, तो यहाँ से खांच बनेगी और अपने अंदर ऐसे समा लेगा, इस भोजन को खा लेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से 3-4 डायग्राम बना के बताना है। आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है? तो आमाशय में निकलता है HCl। ठीक है ना, HCl अम्ल निकलता है। आमाशय में अम्ल के 2 कार्य बताइए। तो आमाशय एक तो क्या करता है, अम्ल जितने भी आमाशय के अंदर अम्ल होता है वो भोजन के पाचन के लिए सहायक होते हैं। ठीक है ना, और अपने एंजाइम जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है भोजन को तोड़ता है, प्रोटीन को विभाजित करता है। ये 2 कार्य हो गए। क्या आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं हो तो क्या होगा? अगर श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा तो प्रोटीन का पाचन करना मुश्किल हो जाएगा, प्रोटीन पाचन नहीं कर पाएंगे। ये श्लेष्मा होता है वही अपने HCl से अपने जो आमाशय की दीवारों को बचा के रखता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? और विद्युत परिपथ के अंदर आप जानते हैं कोई भी एक बंद सर्किट, पूरा क्लोज सर्किट जिसमें 2 तारों के बीच में, या आप कह सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जो करंट पहुंचाने के लिए जो माध्यम बनाया गया उसी को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल सा है और ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है ना, प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये किन किन बातों पर, ये तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। सिंपल से क्वेश्चन है, तैयारी करते रहिए। कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, बाकी सभी पेपर के सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।